नमस्कार, दास स्वतंत्र पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी। विनोद सर, दास स्वतंत्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद सर, अब दिल्ली का चुनाव बेहद रोमांचक स्तर पर आ गया है। बुधवार को दिल्ली में चुनाव होगा 5 तारीख को, और दिल्ली के लोग अपना वोट डालेंगे। आज के दिन आप चुनाव को कैसा और कहां खड़ा हुआ पाते हैं? देखिए, पहले तो विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं भी नमस्कार करता हूँ। देखिए, दिल्ली का चुनाव बिल्कुल बड़े निर्णायक और बहुत ही रोचक मुकाम पर है, क्योंकि ये चुनाव 2015 और 2020 के चुनाव से काफी भिन्न है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है। कांग्रेस थोड़ा ज्यादा मजबूती से लड़ रही है, और आम आदमी पार्टी के सामने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती भी है। और जो उसकी सबसे बड़ी यूएसपी थी कि एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी, बेहतर गवर्नेंस, सादगी वाली राजनीति, अलग तरह की राजनीति, ये सारे जो उसके नारे और जो स्लोगन थे और जो वादे थे और दावे थे, उन पर भी बहुत असर पड़ा है। वो भी एक तरह से इस समय लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं। तो इसलिए चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी और मनीष सिसोदिया, जो उनके सबसे बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के। मनीष जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदली है। आतिशी के मुकाबले में वो त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई है, क्योंकि सामने रामवीर सिंह, वो रमेश बिधूड़ी और वो है अलका लामा। मनीष जी भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। जंगपुरा से वहाँ सबसे बड़े नेता हैं नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल जी के बाद। वहाँ तरविंदर सिंह मारवाह जो 3 बार के विधायक रहे वहां पर, और दूसरी तरफ फराज सूरी जो ताजदार बाबर के बेटे हैं और बड़े कांग्रेस के वो मेयर भी रहे हैं। और अरविंद जी भी इस बार बड़े मजबूत उम्मीदवारों के सामने त्रिकोणीय मुकाबले में हैं। संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित जी के बेटे, और प्रवेश वर्मा भाजपा के उम्मीदवार जो साहब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं। और इसलिए ये बड़ा दिलचस्प चुनाव है। और भाजपा, आम आदमी पार्टी के जो और चौथे सबसे बड़े नेता है गोपाल राय, उनकी सीट पर भी एमआईएम ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके थोड़ी उनकी दिक्कत बढ़ा दी है। तो इस बार ये चुनाव काफी टाइट, काफी कांटे के मुकाबले वाला है। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं, एक बात है कि अभी भी एज, ज्यादातर लोगों से अगर बात करिए तो कहते हैं आम आदमी पार्टी को एज है। अब वो एज कितनी है और 5 तारीख तक कितनी बनी रहेगी, उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी या कुछ कम होगी, ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत ही नेक मुकाबला कई सीटों पर है। और जिस तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं, और जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने लगातार घोषणाएं की, इस बार क्या है, देखिए, जो रेवड़ी कही जाती है ना कि रेवड़ी, वो रेवड़ी बांटने में तीनों पार्टियां पीछे नहीं है। तीनों के घोषणा पत्र आप देख लीजिए, 2-2, 3-3 चरणों में घोषित हो रहे हैं, और हर वर्ग को टच करने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने इस बार इस चुनाव में ज्यादा फोकस, वो बजाय जो उनका फोकस होता था फ्री बिजली, फ्री पानी का और फ्री बस सेवा, वो तो सब है ही, वो नया उन्होंने एक नैरेटिव बनाया है मिडिल क्लास का। वो मिडिल क्लास में फोकस कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि टैक्स में छूट दी जाए मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास जो है, क्योंकि बजट आने वाला है 1 तारीख को, तो वो मिडिल क्लास को, जो उनका एक, हालांकि आमतौर पर मिडिल क्लास बीजेपी और कांग्रेस का वर्ग वोटर माना जाता था, लेकिन 2015 और 20 में काफी बड़ा हिस्सा उनके साथ आया था, जो उनको लग रहा है शायद इस बार छिटक सकता है। तो उसको दोबारा अपने साथ जोड़े रखने के लिए उन्होंने मिडिल क्लास का भी नैरेटिव बनाया है। तो कुल मिलाकर चुनाव बहुत ही दावे और प्रतिदावों के बीच फंसा हुआ है। जैसे पानी का मामला है, अब उन्होंने एक आरोप लगाया कि हरियाणा में पानी में सरकार जो है जहर मिला रही है, यानी जहरीला बना रही है। हालांकि वो कहना ही चाहते होंगे शायद कि वहां जिस तरह से केमिकल्स आ रहे हैं उससे पानी जहरीला हो रहा है, लेकिन की बात कहना, भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बना लिया, और इलेक्शन कमीशन ने भी संज्ञान ले लिया और नोटिस इशू किया। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जाके जमुना में पानी पिया और कहा कि कहाँ जहरीला है। तो इस बार बड़े दिलचस्प इस तरह के जो है मुद्दे उठ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के बीच में है, लेकिन कई सीटों पर, कम से कम 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस भी चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ रही है। अब कितना जीत पाती है, कितना वोट बढ़ा पाती है, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो भी कांग्रेस वोट बढ़ाएगी और सीटें जीतेगी, तो उसका असर इन चुनावों के नतीजों पर पड़ेगा। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पिछले 2 साल से
अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी बहुत गंभीर संकट में थी। करप्शन के मामले में जेल तक पार्टी की शीर्ष लीडरशिप को जाना पड़ा। उसके बावजूद ऐसा लग रहा था अभी कुछ 1-2 महीने पहले तक, 2-3 महीने पहले तक, कि इस बार बीजेपी के लिए इस चुनाव में बहुत एज है। तो ऐसा क्या इन 2-3 महीने में हुआ है जिससे आज 10 साल की सरकार के बाद भी, इतने आरोप लगने के बाद भी, ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को एज है। अब वो कितना एज है वो हालांकि चुनाव के दिन पता चलेगा। तो इतना सब होने के बाद भी उस एज का क्या कारण समझ में आता है? देखिए, दो बड़े कारण हैं। देखिए, दिल्ली में आप याद कीजिए कि 1998 में शीला दीक्षित की सरकार आई थी कांग्रेस की, और 15 साल तक वो सरकार रही। तो दिल्ली के लोग थोड़ा सा इस पर कोशिश भरोसा करते हैं कि किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को थोड़ा लंबा मौका दिया देना चाहिए। तो 15 साल उन्होंने कांग्रेस को मौका दिया, 2008 से लेकर 2013 तक। अब अरविंद केजरीवाल को 10 साल मौका दिया है, और अगर अभी भी एज है तो उसका भी एक कारण ये हो सकता है कि दिल्ली का ज्यादातर मतदाता सोचता है कि भाई ये लोग, खास करके जो लाभार्थी वर्ग है, जिसमें जिनको फ्री बिजली का लाभ मिला है, 200 यूनिट बिजली का, जिनको फ्री पानी का लाभ मिला है, जिनको स्कूलों में सस्ती शिक्षा का लाभ मिला है, जिनको मोहल्ला क्लिनिकों से सस्ते इलाज का लाभ मिला है, वो ज्यादातर तबका वो दिल्ली का निम्न मध्यम वर्गीय तबका और गरीब तबका है, जो छोटी कच्ची कॉलोनियों में रहता है, जो झुग्गी बस्तियों में रहता है, जो पुनर्वास कॉलोनियों में रहता है, इस तरह की जो तो ज्यादा, या जिसमें ऑटो वाले हैं, जिसमें रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, ज्यादातर वो वर्ग है। उस वर्ग को सीधे सीधे अगर मनी टर्म में कैलकुलेट करें, हिसाब लगाएं, तो कम से कम 25 से 30 हजार रुपए महीने का फायदा होता है, बिजली, बच्चों की फीस और इसको लेकर के, यानी करीब लाख, 1.25 लाख रुपए का फायदा उनको साल का हो रहा है, और जो 5 साल में जाकर के करीब 5-6 लाख हो जाता है, अगर मोटे मोटे तौर पर हिसाब लगाएं। तो वो वर्ग इन लाभ को, इन फायदों को छोड़ना नहीं चाहता। तो वो अभी भी आम आदमी पार्टी के, उसको इससे मतलब नहीं पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बना लिया या अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। उसको लगता है कि हमको जो मिल रहा है वो मिलते रहना चाहिए। एक तो ये बड़ा कारण है। इसीलिए अब याद की देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के साथ साथ बार बार ये घोषणा की, नड्डा जी ने कहा, मोदी जी ने कहा कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी, उनमें गड़बड़ियां हैं, उनकी जांच होगी, लेकिन जो योजनाएं जारी रहेगी, ताकि लोगों में रहे कि अगर बीजेपी भी आती है तो योजनाएं बंद नहीं होंगी उनको, क्योंकि लोगों में ये आशंका हो जाती है उन लाभार्थी वर्ग में कि अगर नई सरकार आ गई किसी और दल की तो वो योजनाएं बंद न कर दी जाए। तो इसलिए वो एक तो कारण है। वो वर्ग अरविंद केजरीवाल को खाली इसलिए नहीं छोड़ेगा कि वो बड़े से मकान में रहते हैं, इसलिए नहीं छोड़ेगा कि वो जेल चले गए या मनीष सिसोदिया जेल थे। उनको तो लगता है हमको फायदा मिला है, अब कोई जेल जाए चाहे बड़े मकान में रहे, इससे हमें क्या मतलब है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण यह है कि कांग्रेस लगातार पिछले 15 साल में उस अपने को जमा नहीं पाई, और कांग्रेस का ही जो जनाधार वर्ग था, जो आम आदमी पार्टी के साथ 2013 से जाना शुरू हुआ था, जब 28 सीटें मिली थी, और फिर वो लगातार पूरी तरह शिफ्ट हो गया दिल्ली विधानसभा के चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी के साथ। वो अभी भी कमोबेश आम आदमी पार्टी के साथ एकजुट है। उसमें थोड़ा बहुत अगर दरार पड़ सकती है तो इस चुनाव में देखिए कि पता लगेगा कितनी दरार पड़ी है, लेकिन खास करके माइनॉरिटी का मतलब मतदाता जो है, मुस्लिम मतदाता है, दलित है, उनमें कितनी दरार पड़ी है अभी एक सवाल है। ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। और तीसरा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ी, जो मुख्य विपक्षी दल है, कंटेंडर है, जिसकी केंद्र में सरकार है, 20 से ज्यादा राज्यों में सरकार है उसकी ओर से गठबंधन की मिला करके, वो दिल्ली को लेकर उसके पास कोई रणनीति सही बनी नहीं कभी जी। 1993 में पहली बार उसकी सरकार बनी, उसके बाद से लगातार सरकार नहीं बन पाई, और दिल्ली में कोई चेहरा ना कांग्रेस, शीला दीक्षित के बाद कांग्रेस भी नहीं दे पाई है अरविंद केजरीवाल के मुकाबले, और ना ही भारतीय जनता पार्टी दे पाई है। भाजपा ने प्रयोग किया, कभी डॉक्टर हर्षवर्धन को आगे किया, तो कभी किरण बेदी को आगे किया, तो कभी मनोज तिवारी को आगे किया, लेकिन वो लोग टिक नहीं पाए। हाँ, भाजपा के में अगर डॉक्टर हर्षवर्धन को थोड़ा और समय दिया जाता, 2013 में जब 32 सीटें आई थी बीजेपी की और बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई थी, तब उसके बाद वो किरण बेदी को ले आए और हर्षवर्धन को पहले केंद्रीय मंत्री बनाया, बाद में एकदम उनको किनारे कर दिया। इसी तरह दिल्ली के और तमाम पुराने मजबूत नेताओं को किनारे कर दिया गया। तो भाजपा इस दुविधा में रही। ये भी एक कारण है कि आम आदमी पार्टी की चुनौती अभी तक नहीं बन पाई थी। इस बार भाजपा ने अपनी रणनीति बदली है, और उन्होंने चेहरा तो अभी भी उन्होंने कोई नहीं दिया है, और लेकिन इस बार वो मोदी जी और अमित शाह जी के और योगी जी के को प्रचार में तो ला रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जैसे 2015 और 2020 में उनके नाम पर 2020 में हुआ जी। इस बार वो गवर्नेंस और सुशासन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं स्थानीय स्तर पर, और
पानी का मुद्दा है, यमुना के प्रदूषण का मुद्दा है, आपका हवा के प्रदूषण का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, वो सारी चीजें उठा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और बड़ा माइक्रो लेवल पर बीजेपी ने इस बार कोशिश की इस चुनाव को ले जाने की। और हिंदुत्व का जो उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति की थी 2020 के चुनाव में, शाहीन बाग का जब आंदोलन चल रहा था और जब गोली मारो वाला नारा और इस तरह के बटन में दबाओ के करंट शाहीन बाग में लगे, ये सब नैरेटिव बनाए गए थे, वो चले नहीं। तो भाजपा जानती है कि इस बार अगर फिर वो सब किया तो फिर पोलराइजेशन हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी उससे फायदा मिलेगा। इसके लिए भाजपा इस चुनाव को बहुत विकेंद्रित तरीके से लड़ रही है। उसको अपने के साथ साथ कांग्रेस के प्रदर्शन का पर भी भरोसा है। उसको लगता है कांग्रेस कुछ अच्छा करे तो आम आदमी पार्टी का नुकसान हो। तो इस तरह ये एक स्थिति है जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाती है, जो मैंने कारण गिराया। इसीलिए तीसरी बार भी जो एज की बात हो रही हो, एज इस कारण से ही दिखाई पड़ रहा है। सर, कांग्रेस की अभी आपने बात की, बीजेपी के कई नेताओं के हम लोग ट्वीट देखते हैं, उनकी बाइट सुनते हैं कि वो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही, कहाँ है राहुल गांधी। तो कांग्रेस के नेता मजबूती से लड़े, इसके लिए कांग्रेस से ज्यादा परेशान भाजपा के नेता इस समय दिखाई दे रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाजपा चाहती है कांग्रेस से चुनाव अच्छे से लड़े, कांग्रेस इसको ट्रायंगुलर बनाए। क्योंकि देखिए, दिल्ली में जब जब बाइपोलर चुनाव हुआ है तो बीजेपी हारी है। 1993 में जो चुनाव था वो ट्रायंगुलर चुनाव था, कांग्रेस, बीजेपी और बीच में जनता दल एक बड़ा प्लेयर था। और याद कीजिए, उस समय वो जनता दल था जिसमें लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह तो नहीं थे, रामविलास पासवान, अजीत सिंह, ये सारे लोग एक साथ थे, शरद यादव, वीपी सिंह। और उस जनता दल ने बहुत तूफानी तरीके से 93 का चुनाव लड़ा, तो कवर किया था वो चुनाव पूरा सघनता के साथ। और उसमें भारतीय जनता पार्टी 49 सीटें जीती थी, कांग्रेस 17 सीट पर रह गई थी। और जनता दल ने 12.5% वोट लिया था और 4 सीटें भी जीती थी। ये रामवीर सिंह बिधूड़ी जो सांसद है बाहरी दिल्ली से, दक्षिण दिल्ली से, वो उस समय जनता दल के करके आए थे। चौधरी मतीन अहमद और शोएब इकबाल और परवेज हाशमी, ये 4 सांसद जीते थे। तब वो चुनाव ट्रायंगुलर था, बीजेपी को फायदा हुआ था। उसके बाद 1998 से लेकर 1913 तक सारे चुनाव बाइपोलर हुए और उसमें बीजेपी हारी। 2013 का चुनाव फिर ट्रायंगुलर हुआ, क्योंकि तब तक आम आदमी पार्टी आ गई थी मैदान में और वो बहुत मजबूती से लड़ी। और कांग्रेस सत्ता में थी तो वो भी लड़ रही थी और बीजेपी भी लड़ रही थी। उस समय बीजेपी को फिर फायदा हुआ। सिंगल लार्जेस्ट बहुमत तो नहीं आया, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, उसकी 32 से 33 सीटें आई थी। 28 सीटें आम आदमी पार्टी की थी और 8 सीटें कांग्रेस पार्टी की थी। तो अब आप देखिए कि उस समय भी बीजेपी को फायदा हुआ। उसके बाद फिर 2015 और 2020 के चुनाव दोनों बाइपोलर हुए, जिससे बीजेपी बुरी तरह हारी, एक बार 3 सीट, एक बार 8 सीट। तो बीजेपी चाहती है कि ये चुनाव ट्रायंगुलर हो जाए, और ट्रायंगुलर अगर हो जाएगा तो बीजेपी को लगता है फिर उसकी सरकार बन सकती है। इसलिए बीजेपी इस बात को चिंतित है, उसके नेता चिंतित है कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। तो बार बार वो ट्वीट भी करते हैं, भाषण भी देते हैं, बोलते भी हैं टीवी डिबेट्स में कि कांग्रेस कहीं नहीं, कांग्रेस आए, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए। और सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं, बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम इस पर जोर दे रहा है कांग्रेस क्यों नहीं मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तो और या वो कहते हैं कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, तो वो चाहते हैं कांग्रेस बीच में प्लेयर के रूप में रहे मजबूती के साथ, फाइट दिखती रहे। सर, एक चीज मैं आपसे विनोद जी ये समझना चाहूंगा कि दिल्ली बीजेपी की जो पहचान है, मोटे मोटे तौर पर बड़ी उग्र हिंदुत्व वाली पहचान भी है। योगी आदित्यनाथ जब बाकी चुनाव में हमने उन्हें देखा, अभी हाल ही में उनका एक थे तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब नारे बड़े चुनावों में उछले और तमाम चीजें हुई। 2020 का हम चुनाव याद करें तो वो चुनाव में बीजेपी का जो प्रचार था वो कहा जा सकता है घोर सांप्रदायिक भी रहा, क्योंकि गोली मारो डैश डैश को, वो सब नारे भी मंच से उछले और बड़े बड़े लोगों के जरिए उछले। लेकिन इस चुनाव में उस तरीके का हिंदुत्व का भरा हुआ प्रचार या उग्र हिंदुत्व वाला प्रचार नहीं दिखाई दे रहा। क्या बीजेपी की थॉट बदल गए हैं या बीजेपी को समझ में आ गया कि दिल्ली में ये बैकफायर भी कर सकता है? मैंने कहा ना आपसे कि दिल्ली में बीजेपी इस बात को अब समझ गई है कि ये चुनाव अगर वो बहुत ज्यादा हिंदुत्व के मुद्दे पर जाएगी, आक्रामक हिंदुत्व के मुद्दे पर जाएगी, तो उसको नुकसान हो जाएगा। 2 कारण है उसके। पहला तो है कि मुस्लिम वोट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ पोलराइज हो जाएगा, जो 2015 में हुआ, 2020 में हुआ। और बाकी आम आदमी पार्टी का जो अपना गरीब तबके वोट है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, वो उसके साथ इंटैक्ट रहेगा और उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। तो बीजेपी नहीं चाहती है कि इस बार माइनॉरिटी वोट और दलित वोट, जो एंटी बीजेपी वोट है, वो पोलराइज हो आम आदमी पार्टी के साथ। वो
कांग्रेस को भी उससे शेयर मिले, जिसका फायदा बीजेपी लेना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का अपना जो वोट है वो 32-33% इंटैक्ट वोट है, जो पिछली बार बढ़कर 38% तक हो गया था। अब क्या है, एक तो ये कारण है, दूसरा कारण ये है कि बीजेपी के नेताओं को एक बात समझ में आ गई है, दिल्ली का जो राजनीतिक चरित्र है वो उत्तर प्रदेश या बिहार या अन्य राज्यों जैसा नहीं है जहां ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति चले, क्योंकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति वही चलती है जहां हिंदू मुस्लिमों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई होती है। भारत दिल्ली में हिंदू मुसलमानों के बीच वर्चस्व की लड़ाई कभी नहीं रही है। यहाँ पॉकेट्स हैं, जैसे सीलमपुर का पॉकेट है, ओखला का पॉकेट है, जंगपुरा का पॉकेट है, ये कुछ पॉकेट्स हैं जहां मुस्लिम आबादी है, लेकिन वो मुस्लिम या जामा मस्जिद वाला इलाका है आपका, वो ये मुस्लिम आबादी जो है जिसमें दिल्ली के भी मुसलमान शामिल है और जिसमें बाहर से आए मुसलमान भी शामिल है, ये कभी दिल्ली पे वर्चस्व की बात इन्होंने कभी नहीं की, ना इनका कभी वर्चस्व की लड़ाई रही। दिल्ली में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा रही पंजाबी वर्ग, दूसरा जो दिल्ली का ओरिजिनल जाट गुजर मतदाता उनके, और बाद में पूर्वांचली जो आ गए, पूर्वांचली मतदाता, तो वर्चस्व की लड़ाई इनके बीच में है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण इसीलिए यहाँ चलता नहीं है, यहाँ चलता है पंजाबी नॉन पंजाबी, पूर्वांचली नॉन पूर्वांचली, मूल दिल्ली मतलब जाट गुजर बनाम अदर्स, इस तरह के ध्रुवीकरण चलते हैं राजनीतिक रूप से। तो इसलिए बीजेपी को ये बात बहुत देर से समझ में आई 1920 के चुनाव में हारने के बाद, और अब बीजेपी के नेताओं से अगर आप व्यक्तिगत तौर पर बात करें तो मानते हैं। इसीलिए जब योगी जी दिल्ली आते हैं रैली करने तो बटेंगे कटेंगे की बात नहीं करते, वो बात करते हैं कि जमुना का पानी कितना गंदा हो गया, उसमें डुबकी लगा ले, अरविंद केजरीवाल देखो मैंने संगम में डुबकी लगा ली। वो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है, हालांकि दिल्ली की कानून व्यवस्था तो केंद्र के जिम्मे है, लेकिन फिर भी वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करते हैं। तो योगी जी भी वो दिल्ली की सड़कों की बात करते हैं, यूपी की सड़कों की तुलना करते हैं, एक्सप्रेसवेज के बारे में बात करते हैं अपने काम के नाते। तो योगी जी जैसा जो उग्र हिंदुत्व के साक्षात प्रतीक हैं, साक्षात है वो, इतना तो और कोई है नहीं, तो स्वयं भगवाधारी है, उमा भारती के बाद दूसरे भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर इस संयंत्र, तो उसके यही दो कारण है, एक तो नहीं चाहती अगर कांग्रेस कुछ बंटवारा कर सकती है तो वो कर ले, और दूसरा उनको मालूम है कि ये चलेगा नहीं, इसीलिए उसने अपना कोर पंजाबी वोट एकजुट करने की कोशिश की है, वैश्य वोट पे उसने दांव लगाया है, और पूर्वांचलियों की ओर कोशिश कर रहे हैं, या दिल्ली के जो गांवों के लोग हैं, देहात के लोग हैं, जाट और गुजर किसानों को, जैसे अब जो रमेश भी जुड़ी है वो तो उसी वर्ग से आते हैं, इस तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सामाजिक समीकरण बनाए बजाय हिंदू मुस्लिम बनाने के। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो चुनाव अपना जो है वो ज्यादा उसका फोकस गवर्नेंस पे है, लोकल मुद्दों पर है, और इस तरह के सामाजिक समीकरणों पर है। विनोद जी, एक सवाल मैं ये जानना चाहूंगा कि अब क्योंकि अखिलेश यादव दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो शुरू कर रहे हैं, अखिलेश यादव के पार्टी के सांसद मनीष सिसोदिया के इलाके में जाकर पदयात्रा करेंगी इकरा हसन, और समाजवादी पार्टी के कुछ और सांसद भी अब दिल्ली में डेरा डालेंगे। तो इनके आने को, इस चुनाव में प्रचार करने को किस तरह से देखा जाए? क्या मुसलमान, पूर्वांचली, इन सब वोट बैंक में भी कुछ सेंध लगेगी, या कुछ किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को, जो सपा के नेता अब सक्रिय चुनावी प्रचार में आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ब्रिगेड को चुनाव में उतार दिया है जी। उनके मुख्यमंत्री शिवराज, मतलब जो है आप देखिए मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ, नायब सिंह सैनी, और आपके जो है पुष्कर शर्मा, हामी, ये सारे मुख्यमंत्री आ गए मैदान में, उनके तमाम केंद्रीय मंत्री मैदान में उतर गए। गैलेक्सी ऑफ लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री, हरियाणा के मंत्री, मध्य प्रदेश के मंत्री, सबको उन्होंने उतार रखा मैदान में। आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ दिल्ली के नेता और पंजाब के नेता हैं। उन्होंने दिल्ली के उनके नेता काफी तो चुनाव में फंसे हुए हैं, भाई मनीष सिसोदिया, अलका लांबा, अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, ये तो अपने चुनाव में भी फंसे हुए हैं। तो भगवंत मान है, राघव चड्ढा है, और इस तरह के जो नेता हैं वो प्रचार में जी। हाँ, तो अब आम आदमी पार्टी को जरूरत है ऐसे नेताओं की जिनका कद बड़ा हो, जिनका नाम बड़ा हो, जिनके नाम पर मीडिया भी आए और जिनके नाम पर लोग भी इकट्ठा हो। तो उसने इंडिया गठबंधन के जो दलों ने जिन्होंने समर्थन किया है उनको न्योता दिया। अब उसमें देखिए शत्रुघ्न सिन्हा आ गए तृणमूल कांग्रेस से, तो शत्रुघ्न सिन्हा से दो फायदे हैं, एक तो स्टार वैल्यू है उनकी, लोग उनको देखने आएंगे,
भाषण अच्छा देते हैं, बोलते अच्छा है। दूसरा, बिहारी वोट जो है, जो पूर्वांचली वोट है, उन पर असर पड़े। इसी तरह अपने अखिलेश जी, अब अखिलेश जी के आने से क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े मतदाताओं की बहुत संख्या है यहाँ पर। पूरे मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक के तमाम सारे लोग दिल्ली में रह रहे हैं। तो उन वर्गों के लोग भी रह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी का जनाधार है उत्तर प्रदेश में, तो वो उसका असर पड़ेगा। दूसरा, पूर्वांचल योगी जी के काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव के आने से जो पूर्वांचली मतदाता हैं, जो नॉन बीजेपी, उन पर असर पड़ेगा। तो इकरा हसन को ला करके और अखिलेश यादव को ला के मुस्लिम वोटों को भी आम आदमी पार्टी के साथ ही एकजुट रखने की रणनीति है। तो ये इस रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी इस बार पहली बार, देखिए इसके पहले 2015, 2013 और 2016 आम आदमी पार्टी ने कभी किसी दूसरी पार्टी का सहयोग नहीं लिया। वो अपने नेताओं सारे चुनाव जीती है। इस बार उसको लेना पड़ रहा है अपने सहयोगी, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों का सहयोग। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा है कि इस बार जमीन थोड़ी कठिन है। सर, एक अंतिम सवाल जाते जाते कि आपने ये तो बता दिया कि फिलहाल आम आदमी पार्टी को थोड़ी एज है। अरविंद केजरीवाल की सीट पर किसको एज है? क्योंकि वहां पर भी बड़ा रोचक जो है त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उनकी सीट पर किसको एज इस समय आपको दिखाई देती है? देखिए, नई दिल्ली सीट जो है बहुत छोटी सीट है। मतदाता 1.25 लाख के आसपास मतदाता है कुल वहां पर। और वो सीट ऐसी है कि उसमें अरविंद केजरीवाल लगातार वहां से चुनाव 2013 से 20 तक लगातार और ठीक ठाक उससे जीते हैं। उनके मुकाबले कोई मजबूत कैंडिडेट कभी रहा नहीं है। रमेश अग्रवाल को कांग्रेस ने दिया था। हाँ, शीला दीक्षित मजबूत थी, उनको हराया उन्होंने, उस वेव में हराया जब आम आदमी पार्टी की वेव थी। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बहुत सारे आरोप थे। और जो केंद्र सरकार तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके आरोपों से दबी हुई थी शीला जी की सरकार, और उसका भी नुकसान उठाना पड़ा। तब उन्होंने हराया शीला जी को। उसके बाद लगातार वो जीते। जीतने के बाद इस बार उनको एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो उनकी यूएसपी थी, सादा जीवन, उच्च विचार, मतलब शीला जी के 12 बंगले के 12 एसी उनको अखर रहे थे। अब वो 44 एसी उनके कथित शीश महल में सामने बात आ गई। वो जो तमाम उनका नैरेटिव था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, अब सब वो पूरे जैसे दूसरे मुख्यमंत्री करते हैं सब उसमें है। तो वो कोई फर्क नहीं रहा। तो वो जो एक सुचिता की राजनीति का जो मसला था, वो पूरी तरह से अब हट चुका है। अब आम आदमी पार्टी भी वैसी ही पार्टी है जैसी दूसरी पार्टियां हैं। उसमें कांग्रेस में, बीजेपी में, समाजवादी पार्टी में, आरजेडी में कोई फर्क नहीं रह गया है। तो ये जनता के सामने बिल्कुल साफ है। दूसरे नेताओं में भी कोई फर्क नहीं है, अरविंद केजरीवाल में भी। तो वो जो कट्टर ईमानदार सा वो सब, तो ये चुनाव एक तो वो नैरेटिव नहीं है। अब ये चुनाव काम का नैरेटिव है। ये भी सही है कि नई दिल्ली क्षेत्र में उस तरह से काम नहीं हुए, बावजूद इसके कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, जैसे कि शीला जी के समय हुए थे। ये इसका संदीप दीक्षित बहुत तेजी से गांव घर घर माइक को प्रचार कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने आके चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है, और उन्होंने पूरे चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया। अब क्या है कि अरविंद केजरीवाल, मतलब भाई इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर तो अब नहीं है, चीफ मिनिस्टर तो आतिशी है, लेकिन लीडर हैं, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं। वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो माना यही जा रहा है कि उनको जीतना चाहिए चुनाव। हो सकता है लीड कम हो जाए उनकी, लेकिन चुनाव निकाल लेंगे। बावजूद इसके एक बार ये भी होता है कि कई बार अलग तरह के निर्णय आते हैं। आप याद किए 2021 में ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी, और उनकी पार्टी बड़ी जीत ली है ना। तो इस तरह के भी कई बार जनता फैसले दे देती है। तो कुछ कहना बहुत मुश्किल है। चुनाव बहुत कांटे का है, त्रिकोणात्मक है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मानना है, जिससे मेरी बात हुई है, कि अरविंद जी जीत जाएंगे। हालांकि बीजेपी के लोग कहते हैं वो फंसे हुए हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं वो हार सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि वो जीत जाएंगे। मार्जिन की बात अलग है। तो लेकिन ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पे इसलिए फंसे हुए, इसलिए बहुत ज्यादा दिल्ली में अकेले प्रचार नहीं कर पा रहे हैं जितना वो करना चाहिए। और नई दिल्ली सीट पर एक और दिलचस्प बात बताऊं आपको जी। 3 महिलाएं भी चुनाव प्रचार में बहुत सक्रिय हैं। अरविंद जी की पत्नी सुनीता जी केजरीवाल जी,
प्रवेश वर्मा की पत्नी हाँ, और संदीप दीक्षित की बेटी और बहन लतिका दीक्षित, जी वो भी एक तरह से मुकाबला इन तीनों के बीच में भी है। अब नतीजा क्या होता है विक्रांत जी, ये तो न मैं कह सकता हूँ, ना आप कह सकते हैं, 8 तारीख को पता लगेगा, लेकिन फैक्टर्स ये सर बहुत बहुत जी जी कि जो नई दिल्ली का क्षेत्र है सरकारी कर्मचारियों का बाहुल्य है यहाँ पर। हाँ, और अभी 8वां वेतनमान घोषित करके लागू करके केंद्र सरकार ने एक दांव तो खेला ही है भारतीय जनता पार्टी। दूसरा अभी बजट आना है 1 तारीख को, उसमें अगर कोई राहत दे दी सरकारी कर्मचारियों को, उसका भी जो असर पड़ता है, तो ये सब चीजें भी इन फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा कि नई दिल्ली पर क्या असर पड़ता है इनका। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और कुंभ में जो हादसा हुआ है, 30 मारे गए हैं और घायल हुए हैं, इसका दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को कितना नुकसान होता है, हो सकता है कि नहीं होता है, ये तो मतलब, तो ये सब भी फैक्टर सब चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इनका भी हमको ध्यान। सर बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप दास स्वतंत्र के साथ जुड़े, हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू सर। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।